प्यारे बच्चों, हमने मॉडल क्या है, मॉडल की 5 विशेषताएं क्या होती हैं, मॉडल में विल और शैल, वुड और शुड का क्या रूल है, उसको 3 दिन में पढ़ने का प्रयास किया, समझने की बात की और आप लोगों की जो इच्छाएं थी उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं यूज्ड टू, मस्ट एंड ऑट टू। हम वुड के प्रयोग से जान चुके हैं कि पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, समझाने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है, जिसके लिए हमने ये सेंटेंस लिए थे। He would go there in the evening. Sometimes our teacher would get angry. On Sundays, I would run home in the morning. She would sit and dream all day. क्योंकि वाक्य पढ़े नहीं गए हैं, वाक्य लिखे हुए नहीं बोले जा रहे हैं, तो जब कल आपको समझाया होगा, बताया होगा, आपकी रिकॉर्डिंग की होगी, उसमें ही, शी आदि का आज अंतर हो सकता है। अभिप्राय केवल इतना है कि आपको याद दिलाना कि अगर प्रेजेंट टेंस में वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए होता है तो पास्ट टेंस में हैबिट के लिए होता है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में तुलना होती है कि अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, आदि आदि। इसी वुड को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक और प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूज्ड टू। वुड या यूज टू दोनों एक ही हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों इक्वलेंट हैं। इसलिए आज हम वुड के स्थान पर यूज्ड टू के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। यदि सेंटेंस हो, यदि वाक्य हो, यदि बात हो, क्या बैठे रहना उसकी आदत थी, वह बैठे रहा करता था, वह बैठा रहता था। आपको लग रहा होगा कि तीनों का अभिप्राय वन और द सेम है, इसलिए अंग्रेजी में भारतीय अनुवाद होगा इट वॉज हिज हैबिट टू सिट। लेकिन चलन का, प्रचलन का प्रयोग क्या होगा? ही वुड सिट, जो हमने कल सीखा था,
और आज हम उसे कह देंगे कि हम इसे ही यूज्ड टू सिट भी कह सकते हैं। तो वुड या यूज्ड टू का अभिप्राय आपको स्पष्ट हुआ। स्वाभाविक कार्य यानी कि हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने वाले वाक्यों में अधिकांशतः यूज्ड टू का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, जब मैं अपने होशो हवास में बड़ा हो रहा था, मैं हॉकी खेला करता था। इसको हम तीनों तरह का एक ही बात तो कहेंगे। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज यंग। तो आपको बात समझ में आई होगी कि यह हैबिचुअल एक्शन है। मेरे को मेरी दादी रात में कहानियां सुनाया करती थीं। My mother used to tell me stories at night. (1981) से 1988 तक मैं रोज रामायण पढ़ा करता था। I used to read the Ramayan daily. From 1981 to 1988. पिछले साल रेखा रोज यहां आया करती थी। Last year, Rekha used to come here daily. पुनः याद दिलाऊंगा कि यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी नहीं किया जाता। हैबिट, नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं उनमें वुड का यूज किया जाता है। जैसे हमने कल बात की थी नम्र निवेदन यानी रिक्वेस्ट के लिए कि वुड यू प्लीज डू इट, क्या आप इस काम को कर दोगे। वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, क्या आप रिपोर्ट पढ़ देंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा। ये चीज इससे स्पष्ट हुई। तो दिस वे हमने मॉडल्स में से 5 शब्द सीखे, जिसमें से शुड को लेते हुए हम पुनः बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं किसकी? मस्ट की। सबसे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि शुड के अनेक प्रयोगों में से हमने जाना था कि
शुड का प्रयोग किसी के कर्तव्य को बताने के लिए, किसी की ड्यूटीज को समझाने के लिए होता है। और इसी तरह से हमने ये भी बात की थी कि यदि हम शुड का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब चाहिए होने के कारण उसका उद्देश्य शिक्षा, सलाह और सुझाव या कर्तव्य आदि को प्रकट करना होता है। इसलिए हमने सेंटेंस बोले थे, he should obey his teacher, your father is ill, you should see the doctor at once। तो शुड का मतलब चाहिए है दूसरों को कर्तव्य बोध कराने के लिए। और आज हम बात करते हैं शुड के साथ मस्ट की। मस्ट जिसका अर्थ भी चाहिए होता है, इसका कोई भी टेंस हो उसके साथ कोई परिवर्तन तो होता नहीं है। मस्ट का यूज सभी कालों में, जैसा कि अन्य मॉडल्स की बात की गई है, होता है। लेकिन मस्ट का यूज शुड और ए ऑट टू से भिन्न है। मस्ट के द्वारा क्या पता चलता है? अनिवार्यता अर्थात कंपल्शन, बाध्यता अर्थात नेसेसिटी, परिणाम अर्थात रिजल्ट, कंक्लूजन अर्थात परिणाम, अभिव्यक्ति। इसके विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं, जैसे अब आपको चले जाना चाहिए, अर्थात हम कहना चाहते हैं चले जाओ। तो चले जाओ बदतमीजी है, चले जाना चाहिए एडवाइस है। लेकिन अगर इसकी सेंस है जाओ, यानी कि कंपल्शन है, बाध्यता है, तो हम कहेंगे यू मस्ट गो। ठीक इसी तरह से अगर किसी निर्णय पर पहुंच रहे हैं, किसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं और हम कहना चाहते हैं 10:30 बज गए हैं, अब कौशिक साहब अपने दफ्तर में होंगे, होना चाहिए हैं। कौशिक साहब 10:30 बज गए, कौशिक साहब अपने दफ्तर में, 10:30 बज गए हैं, कौशिक साहब को अपने दफ्तर में होना चाहिए, 10:30 बज गए हैं, कौशिक साहब अपने दफ्तर में होंगे। तो इन सब का एक ही ट्रांसलेशन होगा, इट इज 10:30 नाउ, इट इज 10:30 नाउ, मिस्टर कौशिक मस्ट बी इन हिज ऑफिस। बात हिंदी में शैली में, पद्धति में, प्रकार में कैसे भी कही जाए, लेकिन उसका अभिप्राय मुझे ये समझ में आता है। इसी तरह से आवश्यक, आवश्यकता, मजबूरी के साथ साथ आवश्यकता भी है। तो उसके लिए हम लोग प्रायः इस सेंटेंस से अपनी बात को समझाते हैं
कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अंग्रेजी में इन तीनों चारों तरीकों का एक ही ट्रांसलेशन होना चाहिए कि योर कंडीशन इज नॉट गुड, यू मस्ट सी ए डॉक्टर। योर कंडीशन इज नॉट गुड, यू मस्ट सी ए डॉक्टर इमीडिएटली या एट वंस। तो इससे, क्योंकि तुरंत इसलिए कि भाई अच्छी नहीं है कंडीशन, स्वास्थ्य कोरोना का युग है, किसी और को संक्रमित ना हो जाए, तो बात को समझिए। इसी तरह से हमारा दायित्व तो क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब हम उसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो हम कहते हैं हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी ही होगी, हमें अपने सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। इन सब का एक ही अभिप्राय तो है, और वो क्या है? वी मस्ट डिफेंड आवर बॉर्डर्स। मुझे लगता है यदि आप ध्यान से सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को या रिकॉर्ड करके औरों को समझाएंगे तो आपको घर बैठे अंग्रेजी में शैली, चलन, स्टाइल, वे, एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो आपकी स्पीकिंग को भी इंप्रूव करेगा। रुकावट, रोक, किसी चीज पर प्रतिबंध होता है, अनिवार्य रूप से किसी को मना किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रोहिबिशन। और जब प्रोहिबिशन की स्थिति होती है तो जैसे आपको मेरा रोज नामचा नहीं पढ़ना चाहिए। अब बहुत कम लोग होंगे जिन्हें रोम नामचा की अंग्रेजी मालूम हो, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो अंग्रेजी शब्द है उसकी हिंदी उन्हें नहीं मालूम होगी। रोम नामचा होता है डायरी। तो किसी को किसी की, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। तो क्या है? वन शुड नॉट रीड अदर्स डायरी, यू शुड नॉट रीड माई डायरी। खूब तर्क कीजिए, खूब लॉजिक कीजिए, खूब रीजनिंग कीजिए, आप अपनी बात कह पाएंगे। तो ये प्रोहिबिशन था। एक प्रोहिबिशन का सेंटेंस हम और ले सकते हैं, और वो क्या है? जैसे अक्सर एक दफ्तरों में, कार्यालयों में एक नियम होता है। क्या? 4 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, 6 बजे से पहले, यानी कि जब जाने का जो समय होता है उससे पहले आप ना निकले। तो हम कहते हैं कि लिपिकों को चार बजे से पहले दफ्तर नहीं छोड़ना चाहिए, ये मनाही है, ये कानूनी व्यवस्था है, ये आदेश है। तो हम कहेंगे द क्लार्क मस्ट नॉट लीव द ऑफिस बिफोर 4 o'clock। तो ये भी प्रोहिबिशन हुआ, प्रतिबंध हुआ, कंडीशन हुई। और एक प्रोहिबिशन का और उदाहरण
लेते हैं जो कहता है, गुरुजी समझा रहे हैं, अध्यापक बता रहे हैं, इसलिए तुम्हें कक्षा में काना फूसी फुसफुसाहट या बातें नहीं करनी चाहिए। ये प्रतिबंध है, ये रोग है, ये रोक है, ये रुकावट है, ये सुझाव है, ये दबाव है, ये आवश्यकता है। तो इसे हम कैसे कहेंगे? द टीचर इज टीचिंग, सो you should not make a noise in the class। तो बच्चों, इस प्रकार आप समझे कि मस्ट का प्रयोग हमने विभिन्न अर्थों में किया, जिसके अंदर हमने नेसेसिटी ली, रिजल्ट लिए, कंक्लूजन लिए, कंपल्शन लिए, प्रोहिबिशन लिए। और आते हैं, अब बात करते हैं किसकी? दैट इज ought to। ought to का मतलब भी चाहिए होता है, तो शुड का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए। अब आइए बात करते हैं ought to का मतलब चाहिए के संदर्भ में। तो ought to का प्रयोग मस्ट और शुड की तुलना में अधिक ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। ought के बाद to का प्रयोग निश्चित है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद टू लगता है, उससे इसका कंफ्यूजन नहीं किया जाना चाहिए। इस वर्ड का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, एथिकल अप्रोच, मोरल एजुकेशन। जैसे वहां जाना तुम्हारा धर्म है, वहां जाना तुम्हारा कर्तव्य है, वहां जाना तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी है। अर्थात एक 3 शब्दों में कहे तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो इसका अर्थ होगा यू ought to go there। यद्यपि इसका अर्थ है इट इज योर ड्यूटी टू गो देयर, उसको सीधा सीधा कह सकते हैं यू ought to go there। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा नैतिक फर्ज है, ये हमारा दायित्व है कि हम अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, उनकी आज्ञा मानें। तो यूं तो हम कह सकते हैं इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर टीचर्स, पेरेंट्स, सीनियर्स। लेकिन अगर ये कहें कि वी ought to obey our teachers, तो अधिक सुंदर प्रतीत होगा। ठीक ऐसे ही चाहिए वो चाहिए जिसका लगभग मस्ट जैसा अर्थ होता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बहुत अधिक संभावना, ऐसा तो है ही और ऐसा तो होगा ही। तो जब इस अभिव्यक्ति को करते हैं तो हम
इसके अंदर कैसे कहते हैं, जैसे भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय फुटबॉल टीम, भारतीय हॉकी टीम बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मजबूत है, बहुत ही समझदार है। ये इसे मैच जीतना ही है, इतना हमें पूरा विश्वास है। तो हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, इंडियन टीम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स विनिंग द मैच। ये भारतीय अनुवाद है, और सही अंग्रेजी शैली पद्धति क्या है, इंडियन टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट ऑट टू विन द मैच। तो इस तरह से बच्चों आज हमने यूज टू, मस्ट, ऑट टू को सीखा, शुड और वुड को रिवाइज करा। इस संदर्भ में मे, माइट, कैन, कुड को हम कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।